साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी कर दी गई हैं अदालत की तरफ से। और बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि 17 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, मैंने इंसाफ की ये लड़ाई लड़ी, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया। 13 दिन एटीएस की रिमांड में जब रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तो जिस तरीके की प्रताड़ना उन्हें दी गई, इसका जिक्र वो पहले भी कई बार कई मंचों पर कर चुकी हैं। और आज एक बार फिर जब अदालत की तरफ से बरी करने का उन्हें फैसला सुनाया गया, फिर से उस पीड़ा को, उस दर्द को याद किया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, ये कहते हुए 13 दिन तक एटीएस की रिमांड में मुझे प्रताड़ित किया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, मीडिया से बात की है, विपी न्यूज से बात की है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने? मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जरा जल्दी से रुक करते हैं। मेघा हमारे साथ मौजूद है। मेघा, ये 13 दिन की एटीएस रिमांड और इस 13 दिन की एटीएस रिमांड में जो प्रताड़ना दी गई थी, उसका जिक्र पहले भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से किया गया था, और आज अब जब बरी कर दिया गया उनको अदालत की तरफ से, तो भी वो उस समय को याद करना नहीं भूली। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए साध्वी प्रज्ञा सिंह से कई बार मैंने भी मुलाकात करी थी जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उस वक्त मुझे याद है, मैं भोपाल में मैं उनको मिली थी, वो एक अस्पताल में उस वक्त एडमिटेड थी, और एक एक करके, और उस वक्त भी जब मैं मिली थी तो कुछ साल बीत चुके थे जब उन्हें एटीएस ने उठाया था, कस्टडी में रखा था। जो उनका बार बार ये कहना था कि मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था एटीएस की कस्टडी प्लान किया था, ये भी प्रूव नहीं हुआ है, और गाड़ी वो एक्यूज नंबर 1 की साध्वी की थी, ये भी प्रूव हुआ नहीं, ऐसे कोर्ट ने आज कहा है। और मृतकों और जख्मियों को कुछ मुआवजे की बात की है कोर्ट ने। जी जी, जो विक्टिम, कोर्ट ने कहा कि दिक्कत आ रही है, आपको बाद में सुनाएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेघा ये कह रही थी कि उनसे जो मुलाकात मैंने की थी रोमाना, फिर एक अस्पताल में ये भोपाल में हुआ था, और मैं कह रही थी कि जो मैं मिली थी उनको, उसके उस वक्त भी काफ़ी साल बीत चुके थे एटीएस की कस्टडी में जब उनको उठाकर, जो उनका क्लेम है, ये उनका कहना है कि बहुत प्रताड़ना दी गई थी, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था, उन्हें बेल्ट से मारा था। एक अफसर का नाम लेती है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था कि वो जब आए थे कमरे में तो अपनी बेल्ट निकाली और मुझे उस बेल्ट से मारा, और अपने एक एक जख्म भी दिखाती रहती थी। वो ये चीज़ वो बार बार कहती रही है। जब वो सांसद थी उस वक्त भी एक तरीके से थोड़ा उन पर रोक लगाया गया था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें यह समझाया था कि बहुत इस केस के बारे में मत बात करिए, इसलिए बहुत ज़्यादा आपने पिछले कुछ सालों में नहीं सुना है साध्वी प्रज्ञा सिंह के द्वारा। लेकिन आज तो उनका दिन है, आज जब ये कहा जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप यही था कि जो जो स्कूटर मिली थी, जिस स्कूटर पर यह कहा गया था कि उसके अंदर ये बम प्लांट किया गया है, वो चेसिस नंबर साध्वी प्रज्ञा सिंह, किसी न किसी तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह से जोड़ा गया था, जो आज कोर्ट ने कहा, या जज ने कहा कि रुकूंगी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीड़ित पक्ष की तरफ से बड़ी खबर आई है। देखिए, जांच एजेंसी आगे जाएगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवारों की तरफ से यह बयान दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, और अब इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि आज जब जज साहब की तरफ से फैसला सुनाया गया तो सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया, और साथ ही जो पीड़ित पक्ष है उसमें मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा, और घायलों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का भी अदालत ने फैसला सुनाया है। लेकिन अब पीड़ित पक्ष की तरफ से साफ किया जा रहा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गणेश ठाकुर जी बिल्कुल, क्योंकि अभी एनआईए की तरफ से आगे क्या कदम उठाया जाता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पीड़ित ये मानते हैं, और पीड़ित परिवार भी आज वहाँ पर आए थे, उनका कहना ये था कि अगर इन्होंने धमाका नहीं किया तो ये साफ हो जाना चाहिए कि कौन इसके पीछे, और इसी वजह से वो अपील कर रहे हैं। रोमाना, आप सियासत की बात कर रही थी, तो 2008 से हम ये ट्रायल कवर कर रहे हैं, मामला कवर कर रहे हैं। मेघा भी उस समय मुंबई में थी, और मेघा को भी ये पता होगा कि उस समय भगवा आतंकवाद के नाम पर ये इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे तक गई थी। ये आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जिन स्टेटमेंट्स के आधार पर पूरी जाँच आगे चली थी, उन स्टेटमेंट्स में कई बड़े नाम सामने आए थे, और उन तक पहुंचने की कोशिश एटीएस कर भी रही थी। लेकिन बाद में 26/11 हमला हुआ, और पूरी जांच या महाराष्ट्र पुलिस सभी उस मामले में जुड़ गई थी। उस समय की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि कई स्टेटमेंट्स ऐसे थे, जिसमें कर्नल पुरोहित का एक स्टेटमेंट था, साध्वी प्रज्ञा सिंह और मेजर उपाध्याय का स्टेटमेंट था, जो एटीएस ने लिया था,
और जो बाद में ये कहा गया कि वो बहुत टॉर्चर करके वो स्टेटमेंट लिए गए थे। और उन स्टेटमेंट्स में 4 कुछ ऐसे बड़े लोगों के नाम थे जिनमें से 2 भाजपा के बड़े नेता थे, आज देश के एक बड़े नेता हैं, और आरएसएस के एक बड़े नेता थे और एक धर्मगुरु थे। उनका भी नाम आया था और उन तक जांच पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी उनके बारे में कोई सबूत नहीं आया और उन तक जांच पहुंची नहीं। तो सवाल यही बनता है, जो लगातार 2008 से ये कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से या संघ की तरफ से, ये कि ये जानबूझकर हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और ये देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है इस मामले के जरिए जिससे 2 समाजों में तेढ़ निर्माण हो। तो ऐसी स्थिति में उस समय भी लगातार सियासत होती आ रही थी और बड़े बड़े नाम इस इन्वेस्टिगेशन में लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ओवर द पीरियड वो कभी साबित हुए नहीं और उन तक जांच पहुंची भी नहीं। लेकिन आज अगर हम इनके रिएक्शंस लेंगे तो ये बातें 2008 की सामने आएंगी कि उस समय किसके दबाव के चलते ये सारे नाम लाए गए थे, स्टेटमेंट्स में नाम कैसे आए और उन तक ये जांच पहुंचाने की किसकी साजिश थी। यकीनन सियासी तौर पर ये मामला अब यहां से गरमाएगा। और इस बीच देखिए, मालेगांव ब्लास्ट केस में ये जो फैसला आया है, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान आया है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष साबित हुई हैं। प्रज्ञा जी को बधाई, माननीय न्यायालय का अभिनंदन कर रही हैं उमा भारती। तो ये प्रतिक्रिया उमा भारती की तरफ से आई है। देखिए, जिस तरीके से मालेगांव बम धमाका और उसके बाद जो जांच आगे बढ़ी थी और उसमें जिस तरीके के आरोपी बनाए गए थे, उससे कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद, इसी थियरी को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी। और ऐसा देश ने पहली बार देखा था जब आतंकवादियों के तौर पर किसी एक धर्म और हिंदू धर्म को लेकर ये पूरी कवायद देश में दिखाई गई थी, जिसके बाद सवाल तब भी उठे थे और अब भी सवाल उठेंगे यकीनन। उमा भारती की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ गई है। उमा भारती ने इस फैसले का स्वागत किया है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बधाई दी है, माननीय न्यायालय का अभिनंदन किया है। अब इस फैसले के बाद सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये जानना भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मुझे तो 7/11 के बाद जो फैसला अदालत ने सुनाया था और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया याद आ रही है, मेघा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया था कि देख लीजिए, अब मालेगांव का भी फैसला आने वाला है और मालेगांव मामले में अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो फिर क्या जांच एजेंसियां अपील में जाएंगी, क्या महाराष्ट्र सरकार अपील में जाएगी? और अब वही टेस्ट महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, एक तो खबर जो हम लोगों ने अभी ब्रेक करी ही, परिवार को तो जाना ही होगा ना, क्योंकि उन्हें तो सवाल के जवाब चाहिए। ये ब्लास्ट किसने करवाया, क्या वजह थी इस ब्लास्ट की, उनके घर के परिजन गए हैं, तो उनके लिए तो ये जस्टिस सर्व नहीं हुआ है, इसलिए वो उनको अपील में जाना था। ये मतलब एक तरीके से आप समझिए, जिस वक्त आपको समझ में आया कि सब बेरी हो गए हैं, सब अक्विट हो गए हैं, तो इस अब जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं उन्हें जवाब नहीं मिला है, वो जवाब मांगने के लिए, जवाब चाहने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, तो वो हाईकोर्ट जरूर जाएंगे। अब ये महाराष्ट्र सरकार का अब ये प्रेरोगेटिव है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्या डिसीजन लिया जाएगा। और देखिए, ये बहुत ना टेक्निकल पॉइंट्स पे डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां भाजपा की सरकार है और ये भगवा आतंकवाद का ये जो पूरा झंडा लहराया गया था ये खत्म कर दिया, आज कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है इसलिए शायद महाराष्ट्र सरकार आगे नहीं जाएगी, ऐसी बात नहीं होती है। आप बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है जरा जल्दी से गणेश ठाकुर का भी रुख कर लेते हैं। गणेश, नहीं भूलना चाहिए कि इस मामले में जज भी 4 बदले हैं अब तक, जब ये फैसला आया है। जो 17 साल में ये मामला एनआईए की कोर्ट में चला है और आज जब जज साहब अपना फैसला सुना रहे थे तब उनकी तरफ से कहा गया साफ तौर पर कि साहब यूएपीए, इसके तहत तो मामला बनता ही नहीं है, यूएपीए तो लागू ही नहीं होना चाहिए था। और मुझे ध्यान आता है कि इससे पहले जब खुद एनआईए की तरफ से कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर से यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत से मामला हटा लीजिए, तब यही एनआईए की कोर्ट थी और इसी एनआईए की कोर्ट ने जांच एजेंसी की इस मांग को नहीं माना था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर से यूएपीए के तहत मामला गिरा दिया जाए। गणेश, बिल्कुल, एमसीओ से चार्ज भी ड्रॉप करने के लिए उस समय एनआईए कह रही थी और सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर पर ही नहीं तो 2 और आरोपियों पर भी एमसीओ से ड्रॉप किए जाए, ऐसा कहा था, क्योंकि एमसीओ से इसमें लगता ही नहीं ऐसी मान्यता एनआईए की थी और एनआईए की जांच में वो सामने आए थे। लेकिन उस समय तत्कालीन जज ने ये कहा कि एमसीओ से चार्ज ड्रॉप करने की हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन यूएपीए के अंदर ये मामले चल सकते हैं, उतने सबूत हैं और ट्रायल यूएपीए और आर्म्स एक्ट के अंडर में चलना चाहिए। साध्वी की दलील को भी उस समय कोर्ट ने दरकिनार किया था और कहा था कि आपके खिलाफ सबूत हैं जिसके तहत आपके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, आप पैरवी कीजिए, दलील रखिए, आपके सबूत रखिए, उसके बाद जजमेंट पे हम जाएंगे। तो उन जज साहब की
वो मानते थे कि MCO से नहीं तो UAPA लग सकता है, लेकिन अब जब जिन्होंने ऑर्डर या जजमेंट दिया है उनका साफ कहना है कि ये मामला तो UAPA में भी लगता नहीं, क्योंकि UAPA लागू होता ही नहीं है। जिस तरह सैंक्शन लेने चाहिए थे, जिस तरह के सबूत होने चाहिए थे, वो इस एक्ट के लिए पूरे नहीं थे और जल्दबाजी में और सिर्फ ट्रायल चलाने के लिए UAPA लगाया गया, ऐसा भी जज का कहना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।